हाय, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। हम राजस्थानी शैली के बारे में बात कर रहे थे, उनके चित्रों की विशेषताओं के बारे में हमने बात की थी और आज हम शैली और उनकी उपशैली के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में राजस्थानी शैली के 4 राजवंशों के बारे में मैंने आपसे बात की थी, जिसमें कि मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश आता है, दूसरा आमेर का यानी ढूंढाड़ शैली का कछवाहा राजवंश, तीसरा हाड़ा राजवंश जिसमें कोटा बूंदी झालावाड़ उपशैलियाँ आती हैं, चौथा था मारवाड़ का राठौर राजवंश। एक्चुअली किसी शैली को, किसी राजा की या किसी राज्य की शैली को पढ़ने से पहले उसके राजवंश के बारे में पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैंने आपको राजवंश के बारे में बताया था। आज उन राज्यों की शैली और उनकी उपशैली के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड और चित्तौड़गढ़ जैसे उपशैलियाँ रही हैं। इसका मैंने एक कोड बनाया था जब मैं पढ़ती थी, जब मैंने लर्न किया था, तो ये कोड था उदय देव नाचा मेवाड़ में। उदय से उदयपुर, देव से देवगढ़, नाचा यानी नाथद्वारा और चा से चावंड, मेवाड़ में यानी मेवाड़ शैली में। दूसरा आता है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में जोधपुर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, बीकानेर, ये इनकी उपशैलियाँ आती हैं और इसका मैंने कोड बनाया था किशना अज जो बी मार। मार से मारवाड़, किशना यानी किशनगढ़ और नागौर, अज से अजमेर, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर। किशना अज जो बी मार यानी मार से मारवाड़ शैली। तीसरा था हाड़ौती। हाड़ौती में मैंने कोई कोड नहीं बनाया था क्योंकि इसमें 3 ही उपशैलियाँ होती हैं, कोटा बूंदी झालावाड़, जो इजीली लर्न हो जाती हैं। चौथी आती है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली नाम पड़ा था ढूंढ नामक राक्षस के कारण, और इसमें जब मैंने भी इसका कोई कोड नहीं बनाया था क्योंकि ढूंढाड़ शैली से मुझे इजीली लर्न हो गया था जयपुर शैली और आमेर, क्योंकि आमेर का कछवाहा वंश, तो आमेर भी लर्न हो गया था, अलवर उनियारा, तो इसीलिए मैंने इसका कोई कोड नहीं बनाया था। जयपुर, आमेर, अलवर, उनियारा, ये ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। आज हम बात करते हैं मेवाड़ शैली के बारे में। मेवाड़ शैली में राजस्थानी शैली के उत्थान और विकास में मेवाड़ शैली का प्रमुख स्थान रहा है। मेर जाति का निवास स्थान और विकास होने के कारण यह मेवाड़ कहलाने लगा था। यहाँ चित्रकला का विकास महाराणा कुंभा के समय से आरंभ हुआ, इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश महाराणाओं की आन बान शान के लिए जाना जाता है। महाराणा कुंभा एक कला प्रेमी शासक थे, इसीलिए उनके संरक्षण में कला का भरपूर विकास हुआ। महाराणा सांगा के पुत्र के साथ यानी भोजराज जी के साथ मीराबाई जी का विवाह हुआ था, ये हम सभी जानते हैं, और मीराबाई जी द्वारा गाए गए भक्ति गीत आज भी बुंदेलखंड और राजस्थान के लोक गीतों के रूप में जाने जाते हैं, गाए जाते हैं। मीराबाई जी के समय, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मीराबाई जी के समय पे वैष्णव संप्रदाय बहुत जोर शोरों से चल रहा था। दैट मीन्स राजस्थानी शैली में कृष्ण से रिलेटेड चित्र खूब बनाए जा रहे थे। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के चित्रों के बारे में। मेवाड़ के चित्र, कुंभाजी के समय एक ग्रंथ चित्रित हुआ था जिसका नाम था कल्पसूत्र, जो इस शैली का दूसरा ग्रंथ बोला जाता है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि जब ये दूसरा ग्रंथ था तो पहला ग्रंथ कौन सा था? तो इसका उत्तर है सुपाशनाचार्यम, पहला ग्रंथ था।
जो मेवाड़ का अर्थात पूरी राजस्थानी शैली का पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है और अभ्रंश शैली का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। इसका भी रीज़न है, जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जैन, गुजरात और अभ्रंश शैली का पता ग्रंथों से चला है, तो ग्रंथों में ही सुपासनाचार्यम अभ्रंश शैली का लास्ट ग्रंथ और उसके बाद राजस्थानी शैली स्टार्ट हुई थी, तो राजस्थानी शैली का ये प्राथमिक ग्रंथ हुआ। जैसे यहाँ मुझे याद आता है कि प्रभाववाद, मैंने जब आपसे प्रभाववाद के बारे में बात की थी, तो प्रभाववाद में पिसारो सिसली कलाकार थे। पिसारो सिसली जो प्रभाववाद के कलाकार थे, जो बाद में थोड़े समय के लिए नव प्रभाववाद में चले गए थे, लेकिन उन्हें हम प्रभाववाद के कलाकार के रूप में ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर अपना टाइम और अपने करियर की अपना करियर स्टार्ट किया था प्रभाववाद से, और वो पहले प्रभाववाद से ही जुड़े थे, इसीलिए उन्हें प्रभाववाद के कलाकार के रूप में जानते हैं। अब हम यहाँ आते हैं कुंभाजी के टाइम के लिए, मेवाड़ शैली में। तो कुंभाजी के समय को मेवाड़ के चित्रों का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कई ग्रंथ का निर्माण हुआ और उनसे रिलेटेड चित्रों का निर्माण हुआ। जैसे गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखी है, और इसके चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में बंबई में सुरक्षित हैं। दूसरी आती है चौर पंचाशिका, जो बिल्हड़ कवि द्वारा लिखी हुई है, जिसमें चंपावती और बिल्हड़ कवि दोनों की प्रेम कहानी चित्रित है, और इनसे ही रिलेटेड ये ग्रंथ है। चौर पंचाशिका में ही अभ्रंश की शाम और मेवाड़ की सुबह देखने को मिलती है, इसीलिए राजस्थानी शैली का इसे उजला रूप कहा जाता है। अब एक सवाल मेरे यहाँ सामने आता है कि राजस्थानी शैली का उद्गम चौर पंचाशिका को किसने कहा था? तो इसका उत्तर है ब्रेसिल ग्रे ने कहा था। या अब राजस्थानी शैली को थोड़ा एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हमें राजस्थानी शैली की जगह पे मेवाड़ शैली भी लिख सकता है। अब क्वेश्चन को इस तरह चेंज कर सकता है कि चौर पंचाशिका मेवाड़ शैली का उद्गम है, यह किसने कहा था? तो यह बेसिल ग्रे ने कहा था। आंसर वही रहना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। कुंभाजी के बाद जब सांगा गद्दी पर बैठे थे, तो इन्होंने भी कला संस्कृति को और स्थापत्य कला को सुदृढ़ बनाया था, जैसे कुंभाजी ने बनाया था। कुंभाजी ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था, जो आज भी उनके स्मारक के रूप में जाना जाता है। कुंभाजी ने जैसे अपने समय में गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति जैसे कई ग्रंथों और उनसे रिलेटेड चित्रों की रचना कराई थी, और चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में किले और स्मारक का निर्माण कराया था, वैसे ही सांगा जी ने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन उदय सिंह के समय अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था और उदय सिंह को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा था। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप आए और उन्होंने अकबर से कई लड़ाइयां लड़ी, जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। जब उदय सिंह को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा था, तब उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया था। उदयपुर उदय सिंह के नाम से ही जाना जाता है। और उसी समय मेवाड़ के चित्रकार नाना राम जी थे, जिन्होंने भगवत पुराण लिखी थी, और इससे रिलेटेड उस समय चित्र बने थे, जो आज अमेरिका के नस्ली हारा मानिक संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आज वह उनकी ही प्रॉपर्टी हैं। जब महाराणा प्रताप उत्तराधिकारी बने थे, तो इन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि इनकी मुगलों से लड़ाई होती रहती थी। मुगलों से और अकबर से कई बार लड़ाइयाँ हुई थी, तो इन्हें भी अपना जो इन्होंने उनके उदय सिंह ने जो उदयपुर बसाया था वो भी छोड़ना पड़ा था। फिर उन्होंने चावंड को बसा लिया था। अब मेवाड़ में मुगल काल से कुछ चित्रकार थे जो प्रभावित हो गए थे, और उन्हीं चित्रकारों ने ढोला मारू की रचना की थी, जिसका
जिसके चित्र निसारदी ने बनाए थे, जो आज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। अब तक मेवाड़ के जो राजा थे उन्होंने उदयपुर को बसा दिया था, चित्तौड़गढ़ को, चावंड को, ये मेवाड़ के राजाओं ने बसा दिए थे। महाराणा प्रताप जी के बाद अमर सिंह राजा बने और उनके समय में रागमाला भी लिखी गई और रागमाला से चित्रण कार्य हुआ जो निसारदी ने बनाए थे। फिर कर्ण सिंह आए, जिन्होंने जो मुगलों के साथ उन्होंने संधि कर ली थी, संबंध बना लिए थे और स्थापत्य कला का विकास करने लगे थे। जब जगत सिंह प्रथम गद्दी पर बैठे तो उस समय मुगलों में शाहजहां गद्दी पर बैठे। अब इनके संबंध स्थापित हो गए थे और शाहजहां को स्थापत्य कला से बहुत प्यार था, तो जगत सिंह प्रथम ने अपने समय में स्थापत्य कला से संबंधित बहुत भवन निर्माण का काम कराया था। लेकिन शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था, बंदी बना लिया था, तो उसके बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो औरंगजेब यहाँ इधर थोड़ा सा शैली ने टर्न लेना स्टार्ट कर दिया था और उधर मेवाड़ शैली ने भी यू टर्न लेना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की हर किसी ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यहाँ मैं बताती हूँ आगे, बहुत इंटरेस्टिंग आता है। यही है जहाँ से मेवाड़ का उदय होना स्टार्ट हुआ था और औरंगजेब का डाउन होना स्टार्ट हो गया था। जब जगत सिंह प्रथम ने शाहजहां से संबंध थे उनके और स्थापत्य कला में बहुत भवन वगैरह निर्माण करना स्टार्ट हुआ था और उसी समय पर इन्होंने जो चावंड का किला था वो भी बनवाया था, चित्तौड़गढ़ का किला भी बनवाया था, उदयपुर महल की भी रचना की थी, वो भी पूरा कराया था। तो इस तरीके से इन्होंने उस टाइम पर बहुत काम कराया था। अब यहाँ से ही औरंगजेब और राज सिंह का मतभेद स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जयसिंह प्रथम के बाद राज सिंह गद्दी पर बैठे और राज सिंह का मतभेद हो गया था औरंगजेब से, और वो भी एक सिर्फ मूर्ति के कारण, जिसे हम नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। उस मूर्ति की वजह से औरंगजेब में और राज सिंह में मतभेद हो गया था और उस मतभेद के कारण ही ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए और राज सिंह ने, क्योंकि जब औरंगजेब अपने कट्टर मुगलियापन के कारण बहुत प्रसिद्ध थे और सभी मूर्तियों मंदिरों को तुड़वाने का सिलसिला उन्होंने स्टार्ट करवा दिया था खूब अच्छे से। तो उसी समय सभी जो धर्म के रक्षक थे ना, तो वो सब अपनी मंदिरों की मूर्तियों को बचाने के, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे जैसे मथुरा ब्रज इन सब जगह जो थे, वो श्री कृष्ण जी की मूर्तियों को बचाने के लिए, और उनमें से ही एक मंदिर था जो गोवर्धन पर्वत के मंदिर के रूप में हमसे जानते हैं, और वहां पर ये नाथ जी की यानी कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो उस कृष्ण जी की मूर्ति को बचाने के लिए दामोदर जी और उनके चाचा गोविंदो कई जगह घूमे, सिर्फ उस मूर्ति को बचाने के लिए। कोटा गए थे, बूंदी गए थे, किशनगढ़ गए थे, कई जगह घूमे कि कहीं उन्हें आश्रय मिल जाए जिससे ये मूर्ति बच जाए, लेकिन किसी ने आश्रय नहीं दिया औरंगजेब के कट्टरपन के कारण। अब लास्ट में उन्हें राज सिंह ने उनको स्वीकार किया और उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया और उस मूर्ति को स्थापित करवाया सिहाड़ में। सिहाड़ गांव था, उसमें उनको उस श्रीनाथ की मूर्ति को स्थापित करा दिया। अब इसी वीडियो को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप स्टडीइंग। बाय फॉर नाउ।